Hello friends, in this session we talk about antibodies. एंटीबॉडीज़ मतलब क्या? तो अपन ने पिछले सेशन में देखा कि एंटीजन्स मतलब क्या. एंटीजन मतलब कुछ फॉरेन बॉडी में जो बॉडी में आए और बॉडी को कुछ डैमेज करने की कोशिश करे, उसके अगेंस्ट में इम्यून सिस्टम कुछ मोलिक्यूल बनाता है, प्रोटीन मोलिक्यूल्स, और वो प्रोटीन मोलिक्यूल्स को बोलते हैं एंटीबॉडीज़. एंटीबॉडीज़ का केमिकल नेचर होता है इम्यूनोग्लोबुलिन. एंटीबॉडीज़ आर इम्यूनोग्लोबुलिन्स. इम्यूनोग्लोबुलिन एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल कॉन्सेप्ट है. सभी एंटीबॉडीज़ केमिकली बाय नेचर दे आर इम्यूनोग्लोबुलिन्स, बट ऑल इम्यूनोग्लोबुलिन्स आर नॉट एंटीबॉडीज़. There can be other types of immunoglobulins also besides antibodies. So remember that all antibodies are immunoglobulins, but all immunoglobulins are not antibodies. Antibody synthesized by plasma cells and lymphocytes. मतलब B cell जो होते हैं वो antibody बनाते हैं. B cells are responsible for antibody mediated immunity or humoral immunity, or T cells are predominantly responsible for cell mediated immunity. Antibodies constitute 20 to 25% of total serum proteins. इम्यूनोग्लोबुलिन एक स्ट्रक्चरल और केमिकल कॉन्सेप्ट है और एंटीबॉडी एक बायोलॉजिकल और फंक्शनल कॉन्सेप्ट है. तो सभी एंटीबॉडीज़ इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं बाय नेचर. एंटीबॉडीज़ प्रोटीन्स होते हैं और वो पर्टिकुलर एंटीजन्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद वेरी हाई स्पेसिफिसिटी, और दे आर मेड इन रिस्पॉन्स टू एक्सपोजर टू द एंटीजन. और कोई एक वायरस या बैक्टीरिया हो, उसमें बहुत सारे एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स हो सकते हैं, और सभी एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट के कॉरस्पॉन्डिंग अलग अलग टाइप के एंटीबॉडीज़ बनेंगे. यानी कि समझो 10 एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स हैं तो 10 टाइप के एंटीबॉडीज़ बनेंगे. For every one type of epitope, there is one type of paratope. For every one type of antigenic determinant, one type of antibody will be formed. So one bacteria can give rise to 50 types of antibodies. It will not give rise to one type of antibody only, but multiple types of antibodies, क्योंकि वो बैक्टीरिया के अंदर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एंटीजेंस जो हैं, डिटर्मिनेंट्स हैं, वो सभी डिटर्मिनेंट्स के कॉरस्पॉन्डिंग कोई ना कोई टाइप का एंटीबॉडी बनेगा. ठीक है. अब 5 क्लासेस ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स है: IgG, IgM, IgA, IgD और IgE. IgG, M, A, D और E. अभी इन पांचों का नाम कैसे पड़ा? तो उनमें जो हैवी चेन है, हैवी चेन के नाम पे से इनका नाम पड़ा. तो IgG में गामा चेन है, हैवी चेन. IgM में म्यू चेन है, IgA में अल्फ़ा चेन है, IgD में डेल्टा चेन है, और IgE में एप्सिलॉन चेन है. So based on the names of these heavy chains, they have been given the names IgG, M, A, D and E. इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो स्ट्रक्चर में एक वाई शेप जैसा स्ट्रक्चर होता है, और इस वाई शेप स्ट्रक्चर में कांस्टेंट एरिया है और वेरिएबल एरिया है. कांस्टेंट एरिया मतलब वो कांस्टेंट ही रहता है, वो चेंज नहीं होता, और वेरिएबल रीजन जो होता है उसमें चेंजेस होते रहते हैं. ठीक है. और दिस वेरिएबल रीजन जो है वो एट द एंड ऑफ द वाई, आपको दिख रहा है V लिखा हुआ, VL वेरिएबल रीजन ऑफ द लाइट चेन, और VH वेरिएबल रीजन ऑफ द हैवी चेन. जो L है, L रिफर्स टू द लाइट चेन एंड H रिफर्स टू द हैवी चेन. तो यहाँ पे स्ट्रक्चर में आपको H चेन के 4 पोर्शन दिख रहे हैं: VH, CH1, CH2 और CH3. यानी कि कांस्टेंट एरिया के 3 पोर्शन, CH1, CH2 और CH3, और वेरिएबल एरिया का 1 पोर्शन, VH. और लाइट चेन में आपको 2 पोर्शन दिख रहे हैं, VL और CL, कांस्टेंट रीजन ऑफ लाइट चेन और वेरिएबल रीजन ऑफ लाइट चेन. ठीक है. तो ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है, वेरिएबल और कांस्टेंट रीजन्स. अब 2 एंजाइम्स हैं, पेपेन और पेप्सिन. ये दोनों एंजाइम अगर इम्यूनोग्लोबुलिन पे एक्ट करती हैं तो एट सम पॉइंट दे विल ब्रेक द इम्यूनोग्लोबुलिन मोलिक्यूल एंड दे विल गिव राइज टू बाई प्रोडक्ट्स. पेप्सिन अगर ब्रेक करता है चेन को, तो वो इस पॉइंट पे ब्रेक करता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ब्रेक करता है, जिसमें से 2 टाइप के फ्रेगमेंट्स निकलते हैं. एक FAB2 फ्रेगमेंट बोलते हैं, और एक थोड़े
पेप्टाइड चेन्स निकलती है, और पेपेन जहाँ ब्रेक करता है वहाँ पे से FAB फ्रेगमेंट और FC फ्रेगमेंट, ये दो बनते हैं, यानी कि टू काइंड्स ऑफ एंजाइम्स व्हेन दे ब्रेक द इम्यूनोग्लोबुलिन चेन दे विल गिव राइज टू डिफरेंट सेगमेंट्स, एंड टू सेगमेंट्स विल बी क्रिएटेड इन बोथ केसेस। ये पेप्सिन में FAB-2 और थोड़े पेप्टाइड चेन्स, और पेपेन में FAB और FC पोर्शंस। दो हैवी चेन और दो लाइट चेन होते हैं हर एक इम्यूनोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल में। दोनों हैवी चेन सिमिलर होती है और दोनों लाइट चेन सिमिलर होती है। हैवी चेन 5 टाइप की हो सकती है, गामा, म्यू, अल्फा, डेल्टा, एप्सिलॉन, और लाइट चेन 2 टाइप की हो सकती है, कापा और लैम्बडा। ठीक है, कापा और लैम्बडा का रेशियो ह्यूमन में 2:1 होता है, यानी कि 2 कापा चेन सामने 1 लैम्बडा चेन। एंड दीज वर गिवन नेम्स बेस्ड ऑन द साइंटिस्ट कॉर्नगोल्ड एंड लापारी। एंटीजन कंबाइनिंग साइट कौन सा होता है एंटीबॉडी में, यानी कि कौन सा पोर्शन एंटीबॉडी का जो एंटीजन से कंबाइन करता है, तो ये जो वेरिएबल रीजन है वहाँ पे एंटीजन बाइंडिंग साइट होता है। जो कांस्टेंट रीजन होता है उसमें एंटीजन बाइंडिंग साइट नहीं होता, लेकिन कांस्टेंट रीजन का जो एंड है, ये हेवी चेन में जो कांस्टेंट रीजन का एंड है उसको बोलते हैं कार्बोक्सी टर्मिनल, और वो कार्बोक्सी टर्मिनल जो इफेक्टर फंक्शंस होते हैं एंटीबॉडी के वो करते हैं। इफेक्टर फंक्शन मीन्स इफ़ेक्ट क्या क्या आया, और जो वाई का जो लिम्स है वहाँ पे जो वेरिएबल रीजन है वहाँ पे वो एंटीजन को बाइंड करता है, और वो उसका एंटीजन बाइंडिंग साइट है, यानी कि एक तरफ एंटीजन बाइंडिंग साइट है और दूसरी तरफ इफेक्टर फंक्शंस वाला साइट है। एंटीजन बाइंडिंग साइट है वो एमिनो टर्मिनल बोलते हैं, और दूसरा वाला है कार्बोक्सी टर्मिनल। ठीक है, दोनों हैवी और लाइट चेन में वेरिएबल रीजन और कांस्टेंट रीजन दोनों होते हैं। कांस्टेंट रीजन में C1 to C3 3 होते हैं जनरली, किसी किसी में C4 तक भी होता है, और वेरिएबल रीजन में V एक होता है, लाइट चेन में VL बोलते हैं और हेवी चेन में VH बोलते हैं। तो एक वेरिएबल रीजन और 3 कांस्टेंट रीजन, ऐसे टोटल 4 रीजन होते हैं एक इम्यूनोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल में। वेरिएबल रीजन होता है उसमें हेवी चेन में होता है उसको VH बोलते हैं, और लाइट चेन में जो होता है उसको VL बोलते हैं। इन दिस फिगर यू कैन सी V लिखा हुआ है, जो एंड में जो ग्रीन और पर्पल कलर के सेगमेंट्स हैं वो वेरिएबल रीजन्स हैं। वो उसको ऊपर वाला ये जो पोर्शन है उसको FAB फ्रेगमेंट बोलते हैं, और नीचे वाला पोर्शन होता है उसको FC फ्रेगमेंट बोलते हैं। फिर कुछ हाइपर वेरिएबल रीजन्स भी होते हैं। हाइपर वेरिएबल रीजन मतलब वेरिएबल रीजन में भी कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा वेरिएबल होते हैं, मतलब उसमें चेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं, उनको बोलते हैं हाइपर वेरिएबल रीजन्स। और ये वेरिएबल रीजन्स की वजह से अलग अलग वेराइटी के मॉलिक्यूल बनेंगे, यानी कि एक ही वाई में, एक ही एंटीबॉडी के बेसिक स्ट्रक्चर में कांस्टेंट एरिया सेम रहेगा, लेकिन वेरिएबल रीजन जैसे जैसे बदलेंगे, वेरिएबल रीजन के नए नए वेराइटीज़ बनेंगे, तो वैसे मॉलिक्यूल के अलग अलग वेराइटीज़ बनते हैं। ऐसे हज़ारों लाखों किस्म के एंटीबॉडीज़ हमारा इम्यून सिस्टम बना सकता है। तो ये जो बहुत सारी वेराइटी के एंटीबॉडीज़ बन रहे हैं, दैट इज़ बिकॉज वेरिएबल रीजन की वजह से, क्योंकि वो वेरिएबल रीजन में बहुत सारे चेंजेस, स्ट्रक्चरल चेंजेस आर पॉसिबल, और उसमें भी जो हाइपर वेरिएबल रीजन है उसमें और भी ज़्यादा चेंजेस पॉसिबल हैं। तो इनफाइनाइट रेंज ऑफ एंटीबॉडीज़ कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय द इम्यून सिस्टम बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी ऑफ वेरिएबल रीजन, and infinite number of antibodies means infinite capacity to deal with antigens, means 10 करोड़ एंटीजन्स अगर है तो 10 करोड़ एंटीबॉडी हमारा बॉडी बना सकता है। 10 करोड़ टाइप्स के एंटीजन है तो 10 करोड़ टाइप्स के एंटीबॉडी बना सकता है। जितने टाइप के एंटीजन है उतने टाइप के एंटीबॉडीज़ हमारा बॉडी बना सकता है, क्योंकि वो जो वेरिएबल रीजन है उसमें चेंजेस बहुत सारे हो सकते हैं। जो पीछे का पोर्शन होता है कार्बोक्सी टर्मिनल उसको बोलते हैं FC फ्रेगमेंट, और आगे का पोर्शन होता है जहाँ पे एंटीजन बाइंडिंग होता है उसको बोलते हैं FAB पोर्शन।
तो जो FC पोर्शन है वो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ डिटरमाइन करता है, जैसे कि कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन, स्किन फिक्सेशन, प्लेसेंटल ट्रांसफ़र एक्सेट्रा। यानी कि जो आगे का पोर्शन है वो एंटीजन से बाइंड करता है, उसको बोलते हैं FAB पोर्शन। और पीछे का पोर्शन है जो बाइंडिंग की वजह से जो इफ़ेक्ट्स होते हैं वो इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस करता है, वो कार्बोक्सी टर्मिनल वाला पोर्शन, उसको बोलते हैं FC पोर्शन। C स्टैंड्स फॉर क्रिस्टलाइजेबल, फ्रेगमेंट क्रिस्टलाइजेबल। फिर डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं, एक ही चेन के अंदर डाइसल्फाइड बॉन्ड्स हो सकते हैं, उनको बोलते हैं इंट्रा चेन डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। और मल्टीपल चेन्स के बीच में, यानी कि हेवी और लाइट चेन के बीच में भी बॉन्ड्स हो सकते हैं, तो उनको बोलेंगे इंटर चेन डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। फिर हिंज रीजन क्या है, तो वाई का वो जंक्शन जहाँ से वो दो लिम्स बनते हैं, उस जंक्शन को बोलते हैं हिंज रीजन, ठीक है। और वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है और मोर एक्सपोज टू एंजाइम्स एंड केमिकल्स होता है, और वो हिंज रीजन पे ही पेपेन एंजाइम एक्ट करती है और दो पोर्शन बनाती है, FC और FAB। क्लासेस ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स IgG, IgA, IgM, IgD और IgE। इम्यूनोग्लोबुलिन G वो मेजर सीरम इम्यूनोग्लोबुलिन है, नंबर 1 है। नंबर 1 इन द सेंस कि 70-80% क्वांटिटी IgG का होता है ब्लड में। और IgG के भी टाइप्स हैं, IgG 1, 2, 3, 4। प्लेसेंटा से ट्रांसफ़र होता है और कॉम्प्लीमेंट फिक्स करता है, और दिस इज़ द ओनली एंटीबॉडी विच कैन ट्रांसफ़र थ्रू द प्लेसेंटा, IgG, which is the major serum immunoglobulin, and it has 4 types, IgG 1, 2, 3 and 4। IgG 3 और IgG 1, 2, 4 इनका स्ट्रक्चर दिया हुआ है। उन दोनों में फ़र्क क्या है, देखो IgG 3 है उसमें हिंज रीजन में बहुत सारा चेन्स है, हिंज रीजन बहुत बड़ा है उसका, ठीक है। और IgG 1, 2 और 4 का हिंज रीजन छोटा है, तो ये स्ट्रक्चरल डिफरेंस है। IgA एक डाइमर होता है, डाइमर मतलब दो मॉलिक्यूल्स कंबाइंड होते हैं, और 10 to 15% ऑफ सीरम इम्यूनोग्लोबुलिन्स आर IgA। हाफ लाइफ सीरम की 6 days होती है, कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन नहीं करता, प्लेसेंटल ट्रांसफ़र नहीं करता, और ये बॉडी में अलग अलग सेक्रीशंस में होता है, मुकोजल सरफेसेस पे, बॉडी के अलग अलग सेक्रीशंस में, रेस्पिरेटरी सेक्रीशन, GI सेक्रीशंस, मिल्क, सलाइवा, टीयर्स, इन सब में IgA होता है। तो सेक्रीशंस में प्राइमरी डिफेंस मैकेनिज्म में IgA आता है। मुकोजल सरफेसेस को प्रोटेक्ट करता है, वो डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है। IgA का ये डाइमरिक स्ट्रक्चर दिख रहा है, वो डाइमरिक स्ट्रक्चर में दो इम्यूनोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल्स IgA के आमने सामने कनेक्टेड है, उसमें बीच में एक मॉलिक्यूल है उसको बोलते हैं J चेन, और J चेन ये बाइंडिंग का काम करता है, तो इसको सेक्रेटरी कंपोनेंट बोलते हैं J चेन को। ये IgA सीरम में भी होता है और सेक्रीशंस में भी हो सकता है, यानी कि टीयर्स में, सलाइवा में, ब्रेस्ट मिल्क में, इन सब में भी होता है IgA, दैट इज़ इन द सेक्रीशंस, और ब्लड सर्कुलेशन में भी होता है IgA। फिर तीसरा है IgM पेंटामर फॉर्म में भी हो सकता है, यानी कि सिंगल मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल यानी कि डाइमर भी हो सकता है, और 5 मॉलिक्यूल साथ में हो, पेंटामर, ऐसा भी हो सकता है। और ब्लड में 5 to 10% इम्यूनोग्लोबुलिन्स IgM होते हैं, ब्लड, लिम्फ और सेल सरफेस के ऊपर होता है, हाफ लाइफ 5 days, कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन होता है, प्लेसेंटल ट्रांसफ़र नहीं होता, और वो इट इज़ द फर्स्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस इन रिस्पॉन्स टू एनी इन्फेक्शन। बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन हो, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, पैरासाइट कुछ भी आए, कोई भी फॉरेन बॉडी आए बॉडी में, तो सबसे पहले बी सेल्स IgM बनाते हैं, बिकॉज IgM इज़ द प्राइमरी डिफेंस एंटीबॉडी। कुछ वीक्स के लिए IgM बनता है, और उसके बाद वही बी सेल्स जो IgM बनाते थे दे स्विच ओवर टू IgG, और लेटर ऑन IgG बनेगा, और लाइफ लॉन्ग के लिए फिर IgG सर्कुलेशन में रहेगा। यानी कि इनिशियल एंटीबॉडी रिस्पॉन्स टू एनी इन्फेक्शन इज़ IgM विच लास्ट फॉर अ फ्यू वीक्स, एंड आफ्टर IgM देन IgG अपीयर्स विच लास्ट फॉर ऑलमोस्ट द लाइफ लॉन्ग, और मुकोजल सरफेसेस पे IgA बनेगा।
न्यूबॉर्न में अगर आईजीएम डिटेक्ट होता है इसका मतलब ये कि न्यूबॉर्न को इन्फेक्शन है, क्योंकि आईजीएम मदर से चाइल्ड में आता नहीं है पैसिवली। मदर से चाइल्ड में सिर्फ आईजीजी जाता है, और चाइल्ड में आईजीजी हो उसके दोनों मतलब हो सकते हैं, या तो चाइल्ड का खुद का आईजीजी है या तो मदर से आया। सो आईजीजी विल नॉट हेल्प इन आइडेंटिफाइंग कि वो चाइल्ड का इन्फेक्शन है कि क्या है। पर आईजीएम डिटेक्ट होता है तो फिर 100% उसको इन्फेक्शन है, क्योंकि वो चाइल्ड का खुद का प्रोड्यूस्ड है। आईजीएम का पेंटामेरिक स्ट्रक्चर, उसमें जे चेन हो सकता है, तो सिंगल मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल, 5 मॉलिक्यूल, ऐसे सभी टाइप में हो सकता है आईजीएम। फिर आईजीई मोनोमर होता है, उसका सीरम में कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम होता है, मास सेल्स पे बाउंड होता है और बेसोफिल्स पे बाउंड होता है थ्रू आउट द बॉडी। उसका हाफ लाइफ 2 days ही है। वो कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट में भी नहीं पार्टिसिपेट करता, प्लेसेंटा से भी ट्रांसफ़र नहीं होता, और उसका फंक्शन है एलर्जिक रिस्पॉन्स में, एलर्जिक रिएक्शंस में आईजीई प्रोड्यूस होता है, एंड आईजीई इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून मैकेनिज्म इन द एलर्जिक कंडीशंस। वो एक्स्ट्रावैस्कुलर होता है मोस्टली, और पैरासिटिक इन्फेक्शंस में भी आईजीई प्रोडक्शन बढ़ जाता है, और एलर्जिक कंडीशंस में भी आईजीई प्रोडक्शन बढ़ जाता है। इन दोनों केसेस में आईजीई इज़ द मेजर इम्यूनोग्लोबुलिन फॉर डिफेंस। ये आईजीई का स्ट्रक्चर, उसमें वेरिएबल रीजन तो है ही, कांस्टेंट रीजन में भी 1 2 3 तो है, पर एक एक्स्ट्रा कांस्टेंट रीजन CH4 करके भी हो सकता है। ठीक है। VL इज़ वेरिएबल रीजन ऑफ लाइट चेन, VH इज़ वेरिएबल रीजन ऑफ हैवी चेन, एंड CL कांस्टेंट रीजन ऑफ लाइट चेन, CH इज़ द कांस्टेंट रीजन ऑफ हैवी चेन। फिर IgD आया, वो भी मोनोमर होता है, सीरम में कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम होता है, वो B सेल सरफेस पे होता है, ब्लड में होता है, हाफ लाइफ 3 days, कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन नो, प्लेसेंटल ट्रांसफ़र नो, और उसका मेन फंक्शन पता नहीं है, पर IgD मास सेल्स के साथ कनेक्टेड है और अंदर इम्यून मैकेनिज्म में अंदर कुछ इम्यून रिस्पॉन्स इनिशिएट करने के काम में हेल्प करता है। इम्यूनोग्लोबुलिन स्पेसिफिसिटीज़, आइसोस्पेसिफिसिटी, एलोस्पेसिफिसिटी, एडियोस्पेसिफिसिटीज़। इम्यूनोग्लोबुलिन के आइसोटाइप्स, डिफरेंट आइसोटाइप्स हो सकते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन के। इम्यूनोग्लोबुलिन के क्लासेस, द एंटीजेनिक स्पेसिफिसिटीज विच डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट क्लासेस एंड सब क्लासेस ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स, दिस आर द इम्यूनोग्लोबुलिन आइसोटाइप्स। एलोटाइप्स में एलेलिक फॉर्म्स ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल्स। Immunoglobulin idiotypes, unique antigenic determinants present on individual antibody molecules or a molecule of identical specificity. Abnormal immunoglobulins भी हो सकते हैं. Benz-Jones protein is an example of abnormal immunoglobulins. Benz-Jones protein वो प्लाज्मा सेल डिस्क्रेसिया की कंडीशन है, और Benz-Jones produced are produced in some multiple myeloma etc such conditions, एंड वो एबनॉर्मल इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं. वाल्डनस्ट्रोम्स मैक्रोग्लोबुलिनेमिया, उसमें आईजीएम प्रोड्यूसिंग सेल्स इफेक्ट होते हैं, और हैवी चेन की डिजीज़ेस होती हैं अलग अलग, जिसमें एबनॉर्मल हैवी चेन्स बन सकते हैं. यानी कि ये जो हैवी और लाइट चेन्स है इम्यूनोग्लोबुलिन की, इसका भी कुछ डिजीज़ेस हो सकता है जिसमें एबनॉर्मल चेन्स बनती हों, तो वो एबनॉर्मल इम्यूनोग्लोबुलिन्स होंगे. बाकी ये जो एंटीबॉडीज़ रेगुलरली होते हैं हमारे सर्कुलेशन में, वो नॉर्मल इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं. So now you will understand the fact that all antibodies are immunoglobulins, but all immunoglobulins are not antibodies. With this we end this session. Thank you.